पीर कामिल में उमैर अहमद पार्ट 36। एमबीए में इसकी शानदार कामयाबी किसी के लिए भी हैरान कुन नहीं थी। इसके डिपार्टमेंट में हर एक शख्स को पहले से ही इस चीज़ का अंदाज़ा था। इसके और इसके क्लास फेलोज़ प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स में इतना फ़र्क होता था कि इसके प्रोफेसर्स को ये मानने में कोई आड़ नहीं था। वो मुकाबले की इस दौड़ में 10 गज़ आगे दौड़ रहा था और एमबीए के दूसरे साल में इसने इस फासले को और बढ़ा दिया था। इसने इंटर्नशिप अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी में की थी और इसका एमबीए मुकम्मल होने से पहले ही इस एजेंसी के अलावा इसके पास 7 मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरफ से ऑफ़र्स मौजूद थी। तुम अब आगे क्या करना चाहते हो? इसके रिज़ल्ट के मुतालिक जानने के बाद सिकंदर उस्मान ने अपने पास बुलाकर पूछा था। मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ ही काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपना बिज़नेस शुरू करो या मेरे बिज़नेस में शामिल हो जाओ। सिकंदर उस्मान ने इससे कहा, पापा मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, बिज़नेस वाला टेम्परामेंट नहीं है मेरा। मैं जॉब करना चाहता हूँ और मैं पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहता। सिकंदर उस्मान हैरान हुए। तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया कि तुम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, तुम मुस्तकिल तौर पर अमेरिका सेटल होना चाहते हो। पहले मैंने अमेरिका में सेटल होने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं वहीं रहना चाहता हूँ। क्यों? वो इनसे ये नहीं कहना चाहता था कि पाकिस्तान में इसका डिप्रेशन बढ़ जाता है। वो मुसलसल उमैमा के बारे में सोचता रहता था। वहाँ हर चीज़ से उमैमा की याद दिलाती थी। इसके पछतावे और एहसास जुर्म में इजाफा होता जाता था। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता। सिकंदर उस्मान कुछ देर से देखते रहे। हालांकि मेरा ख्याल है तुम एडजस्ट हो सकते हो। सलाट जानता था इनका इशारा किस तरफ था, मगर वो खामोश रहा। जॉब करना चाहते हो? ठीक है, चंद साल जॉब कर लो, लेकिन इसके बाद आकर मेरे बिज़नेस को देखो। ये सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए ही इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वो कुछ देर इसे समझाते रहे। सलार खामोशी से इनकी बातें सुनता रहा। एक हफ्ते के बाद वो दोबारा अमेरिका आ गया और इसके चंद हफ्ते के बाद इसने यूनिसेफ में जॉब शुरू कर दी। वो न्यू हेवन से न्यूयॉर्क चला गया था। ये एक नई ज़िंदगी का आगाज़ था और वहाँ आने के चंद हफ्ते बाद इसे ये अंदाज़ा भी हो गया था कि वो कहीं फ़रार हासिल नहीं कर सकता। वो इसे वहाँ भी इसी तरह याद आ रही थी। इसका एहसास जुर्म वहाँ भी इसके साथ छोड़ने पर तैयार नहीं था। वो 16 से 18 घंटे तक काम करने लगा। वो एक दिन भी 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया और दिन रात की इस मसरूफियात ने इसे बड़ी हद तक नॉर्मल कर दिया था। अगर एक तरफ काम के इस अंबार के इस डिप्रेशन में कमी की थी, तो दूसरी तरफ वो अपने इरादे के नुमाया तरीन वर्कर्स में शुमार होने लगा था। यूनिसेफ के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में वो एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के ममालिक जाने लगा। गुर्बत और बीमारी को वो पहली दफ़ा अपनी आंखों से इतने करीब से देख रहा था। पोर्ट्स और अखबारों में छपने वाले हक़ाइक़ और इन हक़ाइक़ को अपनी तमाम हलवानाकी के साथ खुली आंख से देखने में बहुत फ़र्क होता है, और ये फ़र्क इसे इसकी जॉब में ही समझ आ गया था। हर रोज़ भूखे सोने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में थी। हर रात पेट भर के ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने वालों की तादाद भी करोड़ों में थी। सिर्फ 3 वक्त का खाना, सर पर छत और जिस्म पर लिबास भी कितनी बड़ी नेमत थी, इसे तब समझ में आया था। वो यूनिसेफ की टीम के साथ चार्टर्ड तैयारों में सफ़र करते हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता। इसने ज़िंदगी में ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए थे कि इसे वो पुरअसाइश ज़िंदगी दी गई थी जो वो गुजार रहा था, और इन लोगों से क्या गुनाह हुए थे कि वो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से महरूम सिर्फ ज़िंदा रहने की ख्वाहिश में खुराक के इन पैकेट्स के पीछे भागते फिरते थे। वो सारी रात जाकर अपने इदारे के लिए मुमकिन स्कीमें और प्लान बनाता रहता। कहाँ खुराक की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, कहाँ मज़ीद अमदाद की ज़रूरत है, किन इलाकों में किस तरह के प्रोजेक्ट्स दरकार थे, और बाज़ दफ़ा 48 घंटे बगैर सोए काम करता रहता था। इसके बनाए हुए प्रपोजल्स और रिपोर्ट्स टेक्निकल लिहाज से इतने मजबूत होते थे कि इनमें कोई खामी ढूंढना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहता था, और इसकी ये खसूसियात इसकी साख और नाम को और भी मुस्तहकम करती जा रही थी। अगर मुझे अल्लाह ने दूसरों से बेहतर जहन और सलाहियतें दी हैं, तो मुझे इन सलाहियतों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी ला सकूं, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकूं। वो काम करते हुए इसके अलावा और कुछ नहीं सोचता था। यूनिसेफ के लिए काम करने के दौरान ही इसने एमफिल करने का सोचा था और फिर इसने एमफिल में एडमिशन ले लिया था। इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करते हुए इसे कतन किसी किस्म का कोई शुबा नहीं था कि वह अपने आप को एक बार फिर ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ कर रहा था, मगर इसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। काम इसका जुनून बन चुका था, या फिर इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर एक मशीन।
फुरकान से सालार की पहली मुलाकात अमेरिका से पाकिस्तान आते हुए फ़्लाइट के दौरान हुई थी। वो इसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो अमेरिका में डॉक्टर्स की किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वापस आ रहा था, जबकि सालार अपनी बहन अनीता की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहा था। इस लंबी फ़्लाइट के दौरान दोनों के दरमियान इब्तदाई तारुफ के बाद गुफ्तगू का सिलसिला थमा नहीं। फुरकान उम्र में सालार से काफ़ी बड़ा था। वो 35 साल का था। लंदन स्पेशलाइजेशन के बाद वो वापस पाकिस्तान आ गया था और वहाँ एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। चंद घंटे आपस में गुफ्तगू करते रहने के बाद फुरकान और सोने की तैयारी करने लगे। सालार ने मामूल के मुताबिक अपने ब्रीफकेस से स्लीपिंग पिल्स की एक गोली पानी के साथ निकल ली। फुरकान ने इसकी इस तमाम कार्रवाई को खामोशी से देखा। जब इसने ब्रीफकेस बंद करके दोबारा रख दिया तो फुरकान ने कहा, अक्सर लोग फ्लाइट के दौरान स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकते। सलार ने गर्दन मोड़कर इसे देखा और कहा, मैं स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकता, फ्लाइट में हूँ या ना हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सोने में मुश्किल पेश आती है। फुरकान को एकदम कुछ तजस्सुस हुआ। मुश्किल? सलार मुस्कराया, मैं सिरे से सो ही नहीं सकता। मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ और 3-4 घंटे सो लेता हूँ। इंसोमिनिया? फुरकान ने पूछा। शायद। मैंने डॉक्टर से चेक नहीं करवाया, मगर शायद यही है। सलार ने कतरे लापरवाही से कहा, तुम्हें चेकअप करवा लेना चाहिए। इस उम्र में इंसोमिनिया ये कोई बहुत सेहतमंद अलामत नहीं है। मेरा ख्याल है तुम काम के पीछे जुनूनी हो चुके हो और इसी वजह से तुमने अपनी सोने की नॉर्मल रूटीन ख़राब कर लिया है। फुरकान अब किसी डॉक्टर की तरह बोल रहा था। सलार मुस्कुराते हुए सुनता रहा। वो इसे नहीं बता सकता था कि वो अगर रात दिन मुसलसल काम ना करे तो वो इस एहसास जुर्म के साथ ज़िंदा नहीं रह सकता जो वो महसूस करता है। वो इसे ये भी नहीं बता सकता था कि वो स्लीपिंग पिल्स के बगैर सोने की कोशिश करे तो वो अमामा के बारे में सोचने लगता है, इस हद तक कि इसे अपना सर दर्द से फटता हुआ महसूस होने लगता है। कितने घंटे काम करते हो तुम दिन में? फुरकान ने अब पूछ रहा था। 18 घंटे, बाज़ दफ़ा 20। माय गॉडनेस! और कब से? 2-3 साल से। और तभी से नींद का मसला होगा तुम्हें। मैंने ठीक अंदाज़ा लगाया, तुमने खुद अपनी रूटीन ख़राब कर ली है, फुरकान ने कहा इससे। वरना इतने घंटे काम करने वाले आदमी को जहनी ही थकन एक लंबी और पुरसुकून नींद सुला देती है। ये मेरे साथ नहीं होता, सलार ने मध्यम लहजे में कहा। यही तो तुम्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये तुम्हारे साथ नहीं होता तो क्यों नहीं होता। सलार इससे ये नहीं कह सकता था कि वो वजह जानता है। कुछ देर की खामोशी के बाद फुरकान ने इससे कहा, मैं अगर तुम्हें कुछ आयतें बताऊं रात को सोने से पहले तो तुम पढ़ सकोगे? क्यों नहीं पढ़ सकूँगा, सलार ने गर्दन मोड़कर इससे कहा। नहीं, असल में तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं और ख़ास तौर पर तालीम मगरिब में हासिल करते हैं वो ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते या इन्हें प्रैक्टिकल नहीं समझते, फुरकान ने वजाहत की। फुरकान, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, सलार ने इसी तरह लेटे हुए पुरसकून आवाज़ में कहा। फुरकान को जैसे करंट लगा। मैं रोज़ रात को सोने से पहले एक सिपारा पढ़कर सोता हूँ। मेरे साथ यकीन या एतमाद का कोई मसला नहीं है, सलार ने बात जारी रखी। मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ, फुरकान ने बताया। सलार ने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए इसे देखा। ये यकीनन एक खुशगवार इत्तेफाक था। अगरचे फुरकान ने दाढ़ी रखी हुई थी, मगर सलार को फिर भी ये अंदाज़ा नहीं हो पाया था कि वह हाफिज़ कुरान है। फिर तो तुम्हें इस तरह का कोई मसला नहीं होना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करके सोने वाले इंसान को नींद ना आए, ये मुझे अजीब लगता है। सलार ने फुरकान को बड़बड़ाते सुना। वो अब अपने आवाज़ को हल्का हल्का मफलूज पा रहा था। नींद इस पर गलबा पा रही थी। इसने आंखें बंद कर लीं। तुम्हें कोई परेशानी है? इसने फुरकान की आवाज़ सुनी। वो नींद की गोलियों के ज़ेर असर ना होता तो मुस्कुराकर इनकार कर देता, मगर वो जिस हालत में था इसमें वो इनकार नहीं कर सका। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। मुझे सुकून नहीं है। मुझे लगता है मैं मुसलसल किसी सहरा में सफ़र कर रहा हूँ। पछतावे और एहसास जुर्म मुझे छोड़ते ही नहीं। मुझे मुझे किसी पीर कामिल की तलाश है जो मुझे इस तकलीफ़ से निकाल दे, वो जो मेरी ज़िंदगी का रास्ता दिखा दे, फुरकान दम बखुद इसका चेहरा देख रहा था। सलार की आंखें बंद थी, मगर वो इसकी आंखों के आंसू से निकलती नमी को देख रहा था। इसकी आवाज़ में बेरुतबी और लड़खड़ाहट थी। वो इस वक्त लाशऊरी तौर पर स्लीपिंग पिल्स के ज़ेर असर बोल रहा था। वो अब खामोश हो चुका था। फुरकान ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। बहुत हमवार अंदाज में चलने वाली इसकी सांस बता रही थी कि वो नींद में जा चुका था।
جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کی آغوش میں سمائے ہوئے بولے تھے۔ کچھ سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا، اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا۔ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبر اور ایڈریس تبادل کیا۔ پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی، پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی جبکہ فرقان کو لاہور کی۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے بھی بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے لیے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ بعد دونوں کی بات ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ویسے بھی اس ویکینڈ پر اسلام آباد ہی آ رہا ہوں، فرقان نے جواباً کہا۔ وہاں مجھے اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے، اس کی بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں، اسکول، کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سے ایک کا نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے۔ اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے؟ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی، فون بند ہو گیا۔ فرقان انیتا کی شادی میں واقعی آ گیا تھا۔ وہ خاصی دیر وہاں رکا مگر سالار کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ حیران تھا۔ تمہاری فیملی تو خاصی مغرب زدہ ہے۔ سالار کو ایک دم اس کی الجھن اور حیرانی کی وجہ سمجھ آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری فیملی کچھ کنزرویٹو ہوگی کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو اور تمہارا لائف اسٹائل مجھے کچھ سادہ سا لگا، مگر یہاں آ کر مجھے حیرانی ہوئی، تم اور تمہاری فیملی میں بہت فرق ہے۔ آئی تھنک یو آر دا اولڈ ون آؤٹ۔ وہ اپنے آخری جملے پر خود ہی مسکرا دیا۔ وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے صرف 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور 2-3 سال سے ہی میں اولڈ ون آؤٹ ہوا ہوں۔ پہلے میں اپنی فیملی سے بھی زیادہ مغرب زدہ تھا، اس نے فرقان کو بتایا۔ 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا امریکہ میں اپنی اسٹڈیز کے دوران؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، فرقان نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ کتنے عرصے میں کیا؟ تقریباً 8 ماہ۔ فرقان کچھ دیر تک کچھ کہہ نہیں سکا، وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم پر اللہ کا کوئی خاصی کرم ہے، ورنہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے کافی متاثر ہوا ہوں، کیونکہ جس عمر میں یونیکسوں میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بار پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ سالار کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ چند لمحوں کے لیے سالار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اللہ کا خاص کرم ہے، اگر میں اسے یہ بتا دوں کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں تو یہ، سالار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا۔ تم پرسوں کسی اسکول کی بات کر رہے تھے، سالار نے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔ تم اسلام آباد میں نہیں رہتے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں مگر میرا ایک گاؤں ہے، آبائی گاؤں، وہاں ہماری کچھ زمینیں ہیں، ایک گھر بھی تھا۔ فرقان اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ کئی سال پہلے میرے والدین اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے والد نے فیڈرل سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زمینوں پر ایک اسکول بنا لیا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، انہوں نے پرائمری اسکول بنایا تھا۔ 7-8 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اب وہ سیکنڈری اسکول بن چکا ہے۔ 4 سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپینسری بھی بنوائی تھی، تم اس ڈسپینسری کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، بہت جدید سامان ہے اس میں۔ میرے ایک دوست نے ایک ایمبولینس بھی گفٹ کی ہے، اور اب صرف میرے گاؤں کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں کے لوگ بھی اس ڈسپینسری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سالار اس کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ مگر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک سرجن ہو، تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ اور اس کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے۔ کیوں کر رہا ہوں یہ تو میں اپنے آپ سے کبھی نہیں پوچھا۔ میرے گاؤں میں اتنی غربت تھی کہ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ ہم لوگ بچپن میں کبھی کبھار اپنے گاؤں جایا کرتے تھے، یہ ہمارے لیے تفریح تھی۔ ہماری حویلی کے علاوہ گاؤں کا کوئی مکان پکا نہیں تھا اور سڑک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سب کو یوں لگتا تھا جیسے ہم جنگل میں آ گئے ہیں۔ اب اگر ہم جانور ہوتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شہر کی طرح ہم جنگل میں
दंदनाते फिरते थे, यही सोचकर कि सब हम सबसे मरूब हैं और कोई भी हमारे जैसा नहीं, ना कोई हमारी तरह रहता है, ना हमारे जैसा खाता, ना हमारे जैसा पहनता है। मगर इंसान होकर ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द के इंसान जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हो सकता है कुछ को इससे खुशी महसूस होती हो कि इन्हें हर नेमत मैसर है और बाकी सब तरस रहे हैं, मगर हमारा शुमार ऐसे लोगों में नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या किया जाए। मेरे पास कोई जादू की झड़ी तो नहीं कि मैं इसे हिलाता और सब कुछ बदल देता, ना ही बेशुमार वसाइल। तुम्हें मैंने बताया है ना कि मेरे वालिद सिविल सर्वेंट थे, ईमानदार किस्म के सिविल सर्वेंट। मैं और मेरा भाई दोनों शुरू से ही स्कॉलरशिप पर पढ़ते रहे, इसलिए हम पर हमारे वालिदैन को ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ा। खुद वो भी कोई फजूल खर्च नहीं थे, इसलिए थोड़ी बहुत बचत होती रही। रिटायरमेंट के बाद मेरे वालिद ने सोचा कि लाहौर इस्लामाबाद के किसी घर में अखबार पढ़कर, वॉक करके या टीवी देखकर ज़िंदगी गुजारने के बजाय इन्हें अपने गांव जाना चाहिए, वहां कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। मुश्किलात का तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। गांव में ना बिजली थी, ना साफ़ पानी, कुछ भी नहीं था। बाबा ने पता नहीं कहाँ कहाँ भाग कर ये सारी चीज़ें मंजूर करवाईं। जब वहाँ प्राइमरी स्कूल बन गया, एक सड़क भी आ गई, बिजली और पानी जैसी सहूलतें भी आ गईं, तो गवर्नमेंट को अचानक वहाँ एक स्कूल बनाने का ख्याल आया। मेरे वालिदैन की खुशी थी कि गवर्नमेंट इन स्कूलों की ज़ेर निगरानी ले ले, इसमें अपने टीचर्स भिजवाए और अरसे के बाद स्कूल को अपग्रेड कर दे। मगर महकमा तालीम के साथ चंद राब्तों में ही बाबा को अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा होने की सूरत में इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बाबा वहाँ बच्चों को सब कुछ देते थे, किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म और ऐसी कुछ चीज़ें। उन्होंने बाकायदा इसके लिए फंड्स रखे हुए थे, मगर तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि गवर्नमेंट के पास चले जाने के बाद इस स्कूल का क्या हशर होता। सबसे पहले वो फंड्स चाहते, फिर बाकी सब कुछ। इसलिए बाबा खुद ही इस स्कूल को चला रहे थे। मैं तालीम ने वहाँ स्कूल फिर भी खोला, मगर वहाँ एक बच्चा भी नहीं गया। फिर हार मानकर उन्होंने वो स्कूल बंद कर दिया और हमारे स्कूल को अपग्रेड करवा दिया। बाबा के कुछ दोस्तों ने इस सिलसिले में इनकी मदद की। इसी तरह इसकी अपग्रेड होती गई। मैं इन दोनों लंदन में पढ़ता था और मैं रुपए बचा बचा कर भेजा करता था। अभी भी हम इसको और तरक्की दे रहे हैं। आसपास के गांव के लोग भी अपने बच्चों को हमारे पास भिजवाते हैं। मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो मैंने वहाँ एक बाज़ाब्ता किस्म की डिस्पेंसरी कायम की। गांव की आबादी भी बहुत बढ़ गई है, लेकिन गांव में गुर्बत अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। तालीम से इतना ज़रूर हुआ है कि गांव के कुछ बाहर शहर में आके पढ़ने के लिए जाने लगे हैं, कुछ मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं। वो जो गुर्बत का एक चक्कर था वो ख़त्म हो गया है। इनकी ये नस्लें नहीं तो अगली नस्लें शायद तुम्हारे और हमारे जिस तालीमी इदारों में आला डिग्रीज लेकर निकलें। कौन कह सकता है, वो मुस्कुराकर बोला। मैं हर माह एक वीकेंड पर गांव जाता हूँ। वहाँ 2 कंपाउंडर हैं, मगर कोई डॉक्टर नहीं। एक वीकेंड पर मैं वहाँ जाता हूँ, बाकी 3 वीकेंड्स पर हम में से किसी न किसी को वहाँ भिजवा देते हैं। फिर मैं वहाँ हर 3 माह के बाद एक मेडिकल कैंप लगवाता हूँ। और इस सब के लिए रुपया कहाँ से आता है? शुरू में तो ये बाबा का रुपया था। इन्हीं की ज़मीन पर स्कूल बना, इन ग्रेजुएटी से इसकी तालीम हुई। मेरी अम्मी ने भी अपने पास मौजूद रकम से इनकी मदद की। फिर बाबा के कुछ दोस्त भी माली इमदाद करने लगे। इसके बाद मैं और मेहरान भी इनमें शामिल हो गए। फिर मेरे कुछ दोस्त भी। मैं अपनी इनकम का एक हिस्सा हर माह गांव भिजवा देता हूँ। इससे डिस्पेंसरी के बड़े आराम से चलती रहती है। जो डॉक्टर्स वहाँ महीने के 3 वीकेंड्स पर जाते हैं वो कुछ चार्ज नहीं करते। इनके लिए सोशल वर्क है। मेडिकल कैंप्स भी इसी तरह लग जाते हैं। और स्कूल के पास अब इतने फिक्स डिपार्ट्स हो चुके हैं कि इनसे आने वाली रकम टीचर्स और तनख्वाह और दूसरे अखराजात के लिए काफ़ी होती है। हम चंद सालों में वहाँ टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी कुछ काम करना चाहते हैं। तुम कब जा रहे हो वहाँ? मैं तो सुबह निकल रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँ, सलार ने कहा। मोस्ट वेलकम, मगर कल तो वलीमा होगा, तुम यहाँ मसरूफ़ होगे। फुरकान ने इसे याद दिलाया। वलीमा तो रात को है, सारा दिन तो मैं फारिग ही होऊंगा। क्या रात तक पहुँचना मुश्किल होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत आसानी से पहुँच सकते हो। सिर्फ सुबह को जल्दी उठना पड़ेगा अगर तुम वाकई वहाँ चंद घंटे गुजारना चाहते हो, वरना फिर तुम वापस आकर खासे थक जाओगे। फुरकान ने इससे कहा। मैं नहीं थकूँगा। मैं यूनिसेफ की टीम्स के साथ कैसे किसी इलाकों में सफ़र करता रहा हूँ, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। मैं फजर के बाद तैयार रहूँगा। तुम मुझे वक्त का बता दो। 5:30। ओके, तुम घर से निकलते हुए मुझे एक बार मोबाइल पर कॉल कर लेना और 2-3 बार
ہار دے دینا یہاں آ کر، میں نکل آؤں گا، اس نے فرقان سے کہا اور پھر خدا حافظ کہتا ہوا اندر مڑ گیا۔ ناول ابھی جاری، اگر آپ کو پسند ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔